नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए आज से हम 40 प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह जो 40 प्रश्न होंगे आप तक पहुंचाए जाएंगे स्पीड टेस्ट के माध्यम से। इन 40 प्रश्नों में हमने जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है, जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। आपका जो सिलेबस दिया गया था पीईटी का, उस पीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इन 40 प्रश्नों को बनाया गया है। तो डेली बेसिस पर हम आप तक स्पीड टेस्ट के माध्यम से 40 प्रश्नों को पहुंचाएंगे तथा ये जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे ये आपकी जो परीक्षा होने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इन 40 प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। तो यह स्पीड टेस्ट हमारा पहला है। तो चलिए आज के स्पीड टेस्ट को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का पहला जो हमारा स्पीड टेस्ट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे हैं मध्ययुगीन भारत में आपको बताना है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम आपको बताना है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम जो है रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो मध्य भारत में जो रुपया नामक सिक्का था यह जारी किया गया था, निर्गत किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। आपको बताना है महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो इसका नाम था, आप ध्यान दीजिएगा, उत्बी, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। उत्बी जो था यह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। तो इसे आपको ध्यान देना है। इसके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता दे रहा हूँ महमूद गजनवी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो महमूद गजनवी था इसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर इसने जो है लगभग 17 बार आक्रमण किया था। आप ध्यान दीजिएगा, जो महमूद गजनवी था इसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका एक फेमस आक्रमण था 1025 ईस्वी में हुआ था, जो कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर है उस पर। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो है इसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो इसे आपको ध्यान देना है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, और प्राचीन पत्तन पुहार किस नदी के तट पर अवस्थित है, आपको बताना है। तो जो प्राचीन पत्तन पुहार है यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है, कावेरी नदी, यानी कि कावेरी नदी के तट पर स्थित था जो प्राचीन पत्तन था जिसका नाम था पुहार यह। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद एक बंदरगाह कई बार एग्जाम में और पूछा जाता है, तो इस बंदरगाह का नाम है लोथल बंदरगाह। तो लोथल बंदरगाह जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है तथा यह गुजरात में स्थित था तथा यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। रिजुपालिका नदी के तट पर जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा महावीर स्वामी का जो जन्म था यह कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। आपको ध्यान देना है 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम नामक जगह पे। आप याद देखिएगा, वैशाली में एक जगह थी जिसका नाम था कुंडग्राम, यहीं पे जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक जगह है संगन कल्लू, यह जगह आपको मिलेगी कर्नाटक में। यहीं पे आपको है राख का टीला मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, संगन कल्लू यह जगह आपको मिलेगी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, और किस अधिनियम के द्वारा जो प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। तो यह भारत परिषद अधिनियम था 1861 का। आप ध्यान दीजिएगा, यह भारत परिषद अधिनियम था 1861। इसी के तहत जो है भारत में जो है भारत परिषद अधिनियम इसका 1892 होगा। तो भारत परिषद अधिनियम जो 1892 था
इसके तहत जो है भारत में प्रथम बार जो है चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि गांधी जी के द्वारा जो है नमक सत्याग्रह जो शुरू किया गया तो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इसका एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, तो गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च था ये स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत की गई थी, तथा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना है 1905 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप ध्यान दीजिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है आपकी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा कहाँ पे इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो लंदन में। कहाँ पे? तो लंदन में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और किस कांग्रेस अधिवेशन ने जो है 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1905 में, कहाँ पे? बनारस में। तो आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 में कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का जो बनारस का अधिवेशन हुआ था 1905 में, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तथा इसी अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को शुरू रखने का जो है प्रस्ताव पारित किया था। जिसे आप याद रखिए, तथा इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना भी की गई थी इस अधिवेशन में। वह अगर हम सूरत अधिवेशन की बात करें तो सूरत अधिवेशन हुआ था आपका 1907 ईस्वी में। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल के बीच में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार, तथा यह 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है। इसके बाद दोबारा से जो है नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं इसी लखनऊ अधिवेशन में, यानी कि जो गरम दल जिसको कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है, किया गया था सूरत अधिवेशन में, उसको पुनः कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया जाता है लखनऊ अधिवेशन में। तो इसे आपको ध्यान देना है, कई बार यह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। वही अगर हम लाहौर अधिवेशन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में आपका। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित कर बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? तो यह कांग्रेस का उस समय गवर्नर जनरल था, इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने जो है दत्तक पुत्र की प्रथा को समाप्त कर दिया था, तथा जो लक्ष्मीबाई का राज्य था झांसी, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था व्यवगत का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के तहत ही जो है झांसी को जो है अपने कब्जे में ले लेता है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, अब ध्यान दीजिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी। आप ध्यान दीजिएगा, जो यांगसी रिवर है, यांगसी नदी है, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि चीन में बहती है। अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार कब आता है? तो बृहद ज्वार कब आता है? तो बृहद ज्वार आता है आपका जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। जब सूर्य व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने वाला पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? यानी कि पश्चिमी विक्षोभ को हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके कारण ठंडियों के मौसम में भारत में वर्षा देखने को मिलती है। तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो उत्पत्ति होती है आपकी
मेडिटेरियन से यानी कि भूमध्य सागर से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है साख पत्र कौन निर्गत करता है, आपको बताना है। तो जो साख पत्र होता है, आप ध्यान दीजिएगा, साख पत्र निर्गत कौन करता है, तो इसका निर्गत किया जाता है एक आयातकर्ता के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, आयातकर्ता के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक विकास निगम आपको मिलेगा कानपुर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कानपुर में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई। तो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी ये लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जनता पार्टी की जो सरकार थी उसी के द्वारा जो है रोलिंग प्लान, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनवरत योजना, रोलिंग प्लान को हिंदी में कहा जाता है अनवरत योजना। इसका कार्यकाल क्या था 1978 से 1980। तो इस योजना को शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है कौन तैयार करता है। तो भारत का इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है, और आप याद रखिएगा जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक सर्वे होता है, इसको तैयार करता है वित्त मंत्रालय का जो वित्त मंत्रालय होता है। वित्त मंत्रालय से संबंधित जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, जो हमारा चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर होता है, उसी की तरह जो है आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो तथा इसको प्रस्तुत करता है हमारा मुख्य आर्थिक सलाहकार, तथा हमारे वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अरविंद सुब्रमण्यम। कौन है, तो अरविंद सुब्रमण्यम जो है हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। जैसे आप याद देखिएगा, तथा यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसको बजट से ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है कि भारत में स्थानीय शासन से रिलेटेड जो समितियां बनाई गई थी उनका टाइम पीरियड क्या था, आपको सही व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली समिति बनाई गई थी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति तो ऑप्शन में नहीं है, तो 1957 में आपकी बलवंत राय मेहता समिति हो जाती है। उसके बाद बनाई जाती है आपकी अशोक मेहता समिति। कब, तो अशोक मेहता समिति बनाई जाती है 1977 में। फिर 1977 के बाद एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है GVK राव समिति। तो GVK राव समिति 1985 में बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में GVK राव समिति हो गया। उसके बाद आपकी जो सिंघवी कमेटी ये कब बनाई जाती है, तो जो 1986 में जो है आपकी सिंघवी समिति को बनाया था 1986 में, और उसके बाद बनाई जाती GVK राव समिति कब, तो 1988 में। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सब आपका हो जाएगा 3 4 1 2। 3 मतलब आपका हो जाएगा अशोक मेहता समिति 1977 बनाई जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका GVK राव समिति है, जो कब बनाई जाती है, तो GVK राव समिति आपकी थी 1985 में। फिर 1986 में आपको हो जाएगा LM सिंघवी समिति, और लास्ट में आपकी हो जाएगी कौन सी समिति 1988 में बनाई जाती है, तो 1988 में आपकी बनाई जाती है थुंगन समिति। थुंगन समिति जो है 1988 में बनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अशोक मेहता समिति 1977, और GVK राव समिति आपका क्या हो जाएगा, GVK राव समिति 1985। इसके बाद आपका हो जाएगा LM सिंघवी समिति आपका हो जाएगा कब, तो 1986 में। और उसके बाद आपका सबसे लास्ट में आती है थुंगन समिति 1988 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक है या तो लोकसभा में लाया जा सकता है, या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, और या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। तथा अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा हमारे संविधान का, तो आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। तो जो है शून्यकाल की जो प्रथा थी यह भारत से ही प्रारंभ की गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि भारत के द्वारा ही इस शून्यकाल को प्रारंभ किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा 1962 से ही जो है शून्यकाल चलता आ रहा है। तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है
और भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो भारत की नागरिकता की विशेषता क्या है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। भारत की नागरिकता की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि जो है संपूर्ण भारत की सिर्फ एक ही नागरिकता होती है। इसे आप याद रखिएगा। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक राज्य की नागरिकता होती है और एक राष्ट्र की नागरिकता होती है अमेरिका में। अगला प्रश्न है, और संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। जिससे आप याद रखिएगा। तथा बी आर अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो हमारे शरीर का जो रक्त का दाब होता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जीव विज्ञान का फादर किसे का, यानी कि जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता हम किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है लैमार्क को, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, लैमार्क। आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जीव विज्ञान का नाम पूछा जा रहा है, तो जीव विज्ञान का जो नाम था यह दिया गया था लैमार्क के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। जीव विज्ञान का जो नाम है यह दिया गया था लैमार्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, और प्रकृति में जो है सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक को आपको बताना है। तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे प्रकृति में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, सेलुलोज। अगला प्रश्न है, फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित होती है? तो फोटोवोल्टिक सेल का संबंध होता है सौर ऊर्जा सेल से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। फोटोवोल्टिक सेल जो है संबंधित होती है सौर ऊर्जा से, यानी कि सोलर एनर्जी से। तो ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस, यानी कि दूरी की इकाई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, यानी कि आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरियों से संबंधित है प्रकाश वर्ष, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला जो है आपकी हरिवंश राय बच्चन की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कृति है। तो राइट आंसर आपका जाएगा हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो उस्ताद जाकिर हुसैन थे यह क्या बजाते थे? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो उस्ताद जाकिर हुसैन थे यह बजाते थे तबला, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, तबला। अगला प्रश्न है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो जो भूक्षरण यह वनारोपण करके रोका जा सकता है, यानी कि फॉरेस्टेशन, यानी कि वनों को लगाकर जो है भूक्षरण को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी है पणजी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है माले, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो है मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, और भारत के राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना जो इस्तीफा है किसको दे सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना जो इस्तीफा है वो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसी तरह जो उपराष्ट्रपति होता है अपना जो इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं किस राज्य में हैं? तो खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है खजुराहो के स्मारक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। आपको बताना है कि इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इस अफगानिस्तान सम्मेलन का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। राइट आंसर आपका जाएगा जिनेवा शहर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
तो शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही होगा। हम नेशनल साइंस डे की बात करें और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, नेशनल साइंस डे जो है, यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। जिसे आप याद रखिएगा, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर के दिन जो है विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा 1 दिसंबर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। तो आपको बताना है कि इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो कथन दिए गए, इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। जिसे आप याद रखिएगा, जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 1921 ईस्वी में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। जिसे आप याद रखिएगा, तथा प्रधानमंत्री जो हमारे देश के होते हैं ये इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि यह जो विजय दिवस है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह जो विजय दिवस है, इस दिन हमने जो है कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो इसी कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, अमेरिका के 48वें उपराष्ट्रपति, आप बताइएगा। अमेरिका के यहाँ पे 48वें नहीं 49वें होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो 49वें उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। तो आपको बताना है कि अमेरिका की जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इनका संबंध है तमिलनाडु से। तो ये तमिलनाडु के रहने वाली हैं कमला हैरिस, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो स्पीड टेस्ट था फर्स्ट, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।